हेलो बच्चा लोग, चलिए किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरने के जो नियम हम पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए लास्ट नियम हम पढ़ते हैं हुंड का नियम। हुंड का जो नियम है वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग को बताता है। इलेक्ट्रॉन का पेयर कब हो सकता है, खास करके समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की युग्मन को बताता है हुंड का नियम। बहुत ही छोटा सा, आसान सा और इम्पोर्टेंट नियम है। ठीक है, देखते हैं नियम ये है इलेक्ट्रॉन्स के युग्मन संबंधी नियम है। अर्थात इलेक्ट्रॉनों का जोड़ी कब बनता है। तो देखिए नियम ये कहा गया है, पहले नियम को सुन लेते हैं फिर उसको अप्लाई करते हुए देखेंगे कि समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है जब सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिए जाते हैं। अर्थात समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉनों का फिर से शुरू से उसको जोड़ी बनाते हुए जाते हैं। अब समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ, जैसे पी सबसेल के 3 ऑर्बिटल है तो वो तीनों की एनर्जी समान होता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। पी डम्बेल आकार का होता है और तीनों डम्बेल सेम होते हैं, बस ओरिएंटेशन अलग अलग होता है। एक ऐसा एक्स एक्सिस पे एक डम्बेल रहेगा, वाई एक्सिस पे एक डम्बेल रहेगा और जेड एक्सिस पे एक डम्बेल रहेगा। तो तीनों डम्बेल आकार के जो ऑर्बिटल हैं पी की, तीनों की एनर्जी समान होती है, चाहे वो 2p हो, चाहे 3p हो, चाहे 4p हो, कोई भी p हो, उसके तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी समान होती है। इसी तरह से d के 5 कक्षकों की एनर्जी समान होता है, f के 7 कक्षकों की एनर्जी समान होता है। तो खास करके ये नियम p, d और f के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि s में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, उसमें ऐसा कोई सवाल है ही नहीं। p, d और f सब सेल में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तब उनके सभी ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर बचने पर जोड़ियाँ बनती हैं। ये है हुंड का नियम। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे पहले एक एग्जाम्पल इसी के लिए बता दूं, फिर उसके बाद बहुत सारे परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरने को अभ्यास करेंगे। H2 2p, देखिए यहाँ 2 और 2 4 भर गए, यहाँ बचे हैं 4। तो ये 4 कैसे भरे जाएंगे, सिर्फ इसी के लिए नियम है। ये देखिए p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन p के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं और p की अधिकतम क्षमता कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन भरने। 3 ऑर्बिटल, प्रत्येक में 2, 6। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं ऐसे नहीं भरे जाते, ये नियम नहीं कहता है। हुंड इसी को कह रहा है कि पहले समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, उसके बाद फिर जोड़ी बनाना है। तो ये ऐसा नहीं भरा जाएगा, ये गलत है। ठीक, तो इसी को हमको भरना कैसे है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर दी जाएंगे। ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन भी उसी क्रम में है और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। और जैसे ही जोड़ी बनता है उसका स्पिन अपोजिट हो जाता है। अपोजिट स्पिन होने पर ही वो पेयरिंग हो पाता है, क्योंकि एक ही स्पिन होने पर उनका स्पिन चक्रण एक होने पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आते हैं, वो समझ लो ऐसा एक दूसरे के स्पिन को अपोजिट कर लेते हैं और वो पेयर उनका बन जाता है। तो ये है हुंड का नियम, बहुत आसान, बहुत इम्पोर्टेंट नियम है।
तो हुंड के इस नियम में मुझे हमारी भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई देती है। कैसे? हमारी भारतीय परंपरा है, सभी को पहले थोड़े थोड़े बांट दो, बच जाए तो दोबारा परोसो। वैसे ही यहाँ समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिए जाते हैं, बचने पर फिर उसकी जोड़ी बनाई जाती है, दोबारा दिया जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत दो लाइन मुझे याद आ रहा है जो हमारी भारतीय संस्कृति को परिभाषित करता है। पढ़ लेते हैं, अभी लास्ट में सुनाएंगे, ज़रूर सुनिएगा, मज़ा आ जाएगा। तो चलिए पहले ध्यान से पढ़ते हैं, फिर लास्ट में सुनेंगे। तो एक बार हम तीनों मुख्य नियम को रिवाइज कर लेते हैं, फिर परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन भरने का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला नियम हम लोग देखें, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। पाउली का नियम क्या कहता है कि चारों क्वांटम संख्या किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए समान नहीं आती। इसका यूज़ कम है। इसका जो सेकेंड पार्ट है कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये ज़्यादा हमें ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रॉन भरते समय एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, चाहे कोई भी ऑर्बिटल हो। दूसरा नियम आपबाउ का है। आपबाउ का नियम आप कहते हैं कि उन इलेक्ट्रॉनों को भरते समय सबसेल का ऑर्डर बना हुआ है। सबसे कम ऊर्जा वाला सबसेल में पहले भरे जाएंगे, फिर अधिक ऊर्जा, फिर अधिक ऊर्जा, फिर अधिक ऊर्जा, जिससे n/l रूल के आधार पर उसके एनर्जी को निर्धारित किया जाता है। उसको चाहें तो आप इस तरह से जो सर्पिल आकार के में अभ्यास करके याद कर लीजिए, या फिर बोल बोल के याद कर लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरा नियम अभी हम लोग देख रहे हैं, हुंड का नियम। हुंड का नियम क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है जब समान ऊर्जा वाले कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिए जाते हैं। उसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन को पुनः शुरू से युग्मन करना शुरू करते हैं। तो चलिए इन्हीं नियमों को ध्यान में रखते हुए हम परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन को भरना सीखते हैं, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले हम क्रम से ही चलते हैं। हाइड्रोजन, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो सबसे कम ऊर्जा वाला जो क्रम है उसको पहले ध्यान में रख लीजिए आप। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। ये खाली वाले ऑर्बिटल्स का भरने का क्रम है। इलेक्ट्रॉन भरते समय हम इसमें पहले भरेंगे, फिर इसमें आएंगे, फिर उसके बाद इसमें, इस तरह से। तो वो आप पर डिपेंड करता है, उसको याद करके रखो, चाहे इसका यूज़ करो। जनरली किताब में इसी क्रम में लिखा रहता है, भरते समय हमको ध्यान देना रहता है। चलिए देखते हैं। तो ये है आपबाउ के हिसाब से क्रम बना हुआ है। अब इसमें एक एक कक्षक में हमको 2-2 इलेक्ट्रॉन ही भरने हैं। तो एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि P के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 कक्षक, और प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन। तो P की अधिकतम क्षमता कितना हो गया? 3 दूने 6 इलेक्ट्रॉन। किसी भी P सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं और प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कुल उसकी क्षमता हो गई 6 इलेक्ट्रॉन। D सबसेल में 5 कक्षक, 5 कक्षक और प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रॉन, 5 दूने 10 इलेक्ट्रॉन। S में एक ही कक्षक होता है, एक ही कक्षक, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। और F में होता है हमारा
7 दूने 14 इलेक्ट्रॉन। एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल, उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s होगा तो भी 2, 2s होगा तो भी 2, और वो अगले ऑर्बिट का s है। ठीक है, तो इस तरह से इसको ध्यान में रखना है। चलिए, तो यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हमको भरना है, तो 1s में एक आ गया। इसको इस तरीके से लिखा जाता है, लिखने का जो उसमें रूल है ऐसा है, n l का घात x। n मुख्य क्वांटम संख्या बताएगा, मतलब ऑर्बिट शुरू में लिखा रहेगा, ये n है, और ये l सबसेल बताएगा, सबसेल s p d f, और ये जो ऊपर में x लिखा रहेगा वो होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 हो सकता है। तो इस फार्मूला के हिसाब से इसमें भरा जाता है। ये हो गया हाइड्रोजन का। उसके बाद हीलियम, तो 1s, s में अधिकतम क्षमता 2 का है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी में भरा जाएगा। ये देखिए 2 हो गया। लिथियम 1s भरा गया पूरा, उसके बाद 2s बचा हुआ 1, 2 इसमें भरा है, 1 इसमें। बेरिलियम, अब इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, इसकी क्षमता अभी 2 की है, 1s2 2s2। ये जो क्रम है वो अबाउ या m धन l नियम के अनुसार है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर रहे हैं, ये पाउली का नियम है, एक ही ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। हुंड का नियम अभी यूज में नहीं आया है। ठीक है। 5 है बोरान, 1s2 2s2 2 2 4, और 2s के बाद आता है 2p, एक इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 1 5। फिर कार्बन 6, 1s2 2s2 और 2p। अब देखिए p की अधिकतम क्षमता है 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 6 होते तक इसी में भराते हैं। 2 तो 4 यहाँ यूज हुआ, अब बचा 2 यहाँ पर रहेगा, 6। फिर नाइट्रोजन 7वां यहाँ, 8वां यहाँ, 9वां यहाँ, 10वां यहाँ, इस तरह से होता चला जाएगा। 1s2 2p3 2 2 4 3 7। फिर ऑक्सीजन s2 2p4 2p5 5 और 4 9। नियॉन 1s2 2s2 और 2p6। ये देखिए, अब P का पूरा जितना उसकी धारिता है, जितनी क्षमता है, वो पूरा भर गया। तो 10 इलेक्ट्रॉन तक नियॉन को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अब इनको मैं इनके ऑर्बिटल में कैसे रखा जाता है उसको भी लिख करके आपको बता दिए। देखो 1, इसमें देखिए 1s 1, अब इसमें इसका लिखेंगे हम लोग ऐसा, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसको जल्दी लिखने के लिए जैसे बोलिए ऐसा लिखने का चल गया है, लिखा जाता है हाफ एरो दे करके। अब इसको देखेंगे हम ऐसा, ये अलग अलग है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और इस वाले में देखेंगे तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा। इस वाले में देखेंगे 1s 2s 2p3 है, 2s ये अलग अलग है, 1s में 2 2s में 2, और 2p को हम लिखेंगे वैसा, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ऐसा। अब यहीं पर देखिए, यहाँ से अब हुंड का नियम का यूज करना है। इसका जब p का दूसरा इलेक्ट्रॉन जब इसमें आएगा, 1s तो सेम टू सेम है, 2s भी सेम है, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इस वाले ऑर्बिटल के क्षमता 2 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। तो इस दोनों को क्या इसी में रख दिया जाए? नहीं, हुंड का नियम यही कहता है कि पहले एक इलेक्ट्रॉन सब में भरना है, फिर जोड़ी बनाना है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 सिंगल रहेगा। इसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा सिंगल होकर के, 1s वैसे ही, 2s ऐसे ही, तो 1 2 और 3, p में 3। अब जब चौथा आएगा, ऑक्सीजन में चौथा इलेक्ट्रॉन
पी का जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहाँ से अब जोड़ी बनना शुरू होगा। 1s सेम रहेगा, 2s सेम रहेगा, अब यहाँ पर देखिए ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है ये भी जानना है, किसी को भी पहला दूसरा नहीं भूल देना है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, फिर ये चौथा, पी का चौथा। पी में 4 हैं तो पी का चौथा ये है। जब तक इसको कौन से नंबर वाला कौन से इलेक्ट्रॉन है नहीं पहचानेंगे तो क्वांटम संख्या निकालते समय गलत होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। इसमें 5वां यहाँ पर आएगा, 6वां यहाँ पर आएगा। अब इसको ये इसमें कॉमन वही रहेगा इसमें। अब इसमें चेंज हो रहा है थोड़ा, इसी को बता दूं मैं। ये देखिए, ये देखो, ये 5 है इसमें, तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर इसमें 4, फिर 5 और 6वां यहाँ पे आएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। तो हमेशा ऐसे ही लिखने का अभ्यास करिए, 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6। तो क्वांटम संख्या निकालते समय कभी भी गलती नहीं होगा। ये हो गया 10 तक। अब इसके आगे हम 11, 12 से लेकर के आगे चलेंगे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए 11 सोडियम, 11 मैग्नीशियम, पहले लिख देते हैं फटाफट। 12 एल्यूमिनियम, 13 सिलिकॉन, 14 फास्फोरस, 15 सल्फर, 16 क्लोरीन, 17 आर्गन, 18 पोटेशियम, 19 और कैल्शियम, 20। यहाँ 10, यहाँ 10। अब देखते हैं इसमें। तो अब देखिए इसका एक लिखने का कैसा एक प्रचलन चला हुआ है। यहाँ तक देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 6, 4, 10 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, सब में पूरी तरह से पैक है। और ये 10 इलेक्ट्रॉन तक ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है नियॉन के लिए है। तो इसको 10 इलेक्ट्रॉन तक इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, ऐसे नियॉन 10 ऐसे लिख देते हैं। बार बार उसको उतने को लिखने की आवश्यकता ना पड़े, उससे आगे बढ़ना है हमको। 2p के बाद 3s आता है। 1s ये मतलब ये जो है 1s2, 2s2, 2p6 इतने को देखिए। अब 11 इलेक्ट्रॉन जैसे हम देखते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6 ये जो नियॉन तक के 10 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, इसको मैं अभी फिलहाल ऐसे लिख दे रहा हूँ। आप भी ऐसे लिख सकते हो, कोई टेक्निकली गलती नहीं होगा। लेकिन अभी शुरुआत में अभ्यास करने के लिए आप पूरा लिख दीजिएगा। मैं अभी इस तरह से लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बचा 11वां इलेक्ट्रॉन, अगला वाला खाली कक्षक 1s, 2s, 2p, 3s में ये 11वां इलेक्ट्रॉन। 12वां इलेक्ट्रॉन इसी में आएगा क्योंकि इसकी 2 क्षमता है, एक भरा है दूसरा इसमें आएगा। तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ नियॉन 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। 13वां, अब इसमें इसकी क्षमता पूर्ण हो गया। अब अगला वाला खाली कक्षक में जाएगा। तो 3s के बाद 3p आता है। तो इसको हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं। अब यहाँ से इसको लिखना शुरू कर देते हैं। 3s2 और 3s के बाद 3p, ठीक है। 3p में 2, ये पूरा वैसे ही चलेगा। यहाँ तक 10, 2, 12 और यहाँ पर अब आकर के आ जाएगा हमारा 3s में 2, 3p में 3। यहाँ 10, 2, 12 और 3, 15। यहाँ पर ये वैसे ही रहेगा। 3s में 2, 3p में 4, 12, 4, 16, 5, 6। पी की अधिकतम क्षमता तक ये भर गया। अब इसके आगे हमारा आएगा, यहाँ से अब हमारा 19वां इलेक्ट्रॉन 3s, 3p 3d में जाएगा। खाली कक्षकों के लिए, खाली सबसेल के लिए जो क्रम है 3p के बाद 3d आता है। लेकिन n-l रूल के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरते हैं या भरे जाते हैं 4s में पहले भरा जाता है। तो यहाँ अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ 3d लिखो या 4s के बाद 3d लिखो। किताबों में यहाँ 3d लिखा रहता है लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ भरते हैं। देखिए
अब 19वां इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हो गया, ये यहाँ तक 18 हो गया आर्गन का। तो अब आगे हम इस सक्रिय इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ तक हम आर्गन लिख देंगे। ऐसा बुक में भी लिखा हुआ मिल जाता है, प्रैक्टिस कर लेने के बाद आप भी लिख दोगे, कोई गलत नहीं माना जाएगा। यहाँ तक 18 हो गया, यहाँ तक 10 था, 12 और 6 18, 10 न्यान का 8 18। तो इसके बाद हम 19वां इलेक्ट्रॉन को देखिए, 3p के बाद आता है हमारा 3d और 4s। आप चाहो तो 4s पहले लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पहले भरा जाएगा। 19वां इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। अगर ऐसे लिखते हैं तो इसमें पहले भरेंगे, फिर यहाँ ये खाली रहेगा। या तो 4s को पहले लिख दो और 3d को बाद में लिख दो। उस 20वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही आएगा, इसकी क्षमता 2 है अभी, तो ये आर्गन 3d और 4s में 2। अब इधर हम ऑर्बिटल में ऐसा बॉक्स नहीं बना रहे हैं, अब प्रैक्टिस हो चुका। एक्चुअल में बॉक्स बनाते समय ही हुंड का नियम को ध्यान रखना है। इधर तो 3 4 5 6 लिख दो, उसमें हमको अभी दिक्कत नहीं है। दिक्कत परेशानी तभी है, समझना तभी है कि इलेक्ट्रॉन की जोड़ी इस तरह से ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन को अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखेंगे, उस समय ध्यान रखना है कि एक पहला इलेक्ट्रॉन ये है, ये वाला, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये है। अब जोड़ी बन रहा है तो चौथा इलेक्ट्रॉन ये होगा, 5वां इलेक्ट्रॉन ये होगा, 6वां इलेक्ट्रॉन इसका जोड़ीदार ये होता है। तो पहला चौथा, दूसरा 5वां, तीसरा 6वां, इनकी जोड़ियां बनती हैं। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। डी में 1 2 3 4 5 भराएगा। ठीक है, उसके बाद 6वां से जोड़ी बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके 5 ऑर्बिटल है। 1 2 3 4 5, फिर 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां उनके जोड़ीदार बने। तो इस तरह से हमारा हो गया 20 तक का। ठीक है, अब इसके बाद 30 तक लिखना बताऊंगा मैं, और खास करके 30 तक इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इसमें 2 एक्सेप्शन अभी हम लोग देखेंगे, 2 अपवाद, क्रोमियम 24 और कॉपर 29। सारे नियम के होते हुए भी वो इनकी किसी नियमों का पालन नहीं करते हैं। एक अलग ही प्रकार के उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर इसको मिटा देते हैं। अब देखिए 21 से शुरू करते हैं हम लोग। 21 स्कैंडियम, 22 टाइटेनियम, 23 वेनेडियम, 24 क्रोमियम, 25 मैग्नीज, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, निकिल, 29 कॉपर और 30 है हमारा जिंक। देखिए कैल्शियम 20 का कैसे देखे हम लोग, आर्गन 18, यहाँ तक 18, फिर उसके बाद हम लोग लिखे थे 3d 4s। आप चाहो तो 4s को पहले लिख के 3d कर दो, n धन l के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भरा जाएगा, इसमें 20 हो गया तो 18 इधर हो जाएगा, 1s 2s 2p 3s 3p तक 18 हो गया, और उसके बाद 19 20 यहाँ अब भरना शुरू हो जाएगा, 21वां वाला यहाँ भरेगा। अभी हमारा आर्गन लिख देंगे ऐसा, और 3d में एक आ जाएगा 4s2। अब इसी में आएगा, इसकी d की अधिकतम क्षमता है 10 की, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरते तक इसी में रहेगा। 21वां 22वां 23 24 25 26 27 28 29 30, यहाँ तक 10 पहुँच जाएगा नीचे। चलिए देखते हैं। तो अभी तक जो भी रूल पढ़े उसके हिसाब से हम देखो, मैं आर्गन को भी अब नहीं लिखता हूँ। चलिए 3d 2 4s2 इसमें आप बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, आर्गन 22 का देखिए ये हो गया। अब आर्गन को भी नहीं लिखते हैं हम, इसी को ध्यान देते हैं। 23 4s2, फिर यहाँ पर 24वां, फिर 25वां इसी में 3d 5 4s2, 26वां इसी में 3d 6
4s2 3d 3d7 4s2 3d8 4s2 3d9 4s2 और 3d10 तीसवां इलेक्ट्रॉन 4s2। 21वां इलेक्ट्रॉन यहाँ से शुरू है, 21वां 22वां 23वां 24वां 25वां 26 27 28 29 30। तो ये अभी तक जो कुछ भी हम रूल पढ़े हैं उसके आधार पर ये लिखा हुआ है। आपको क्या लग रहा है कि सब के सब सही है? तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया दो का, क्रोमियम और कॉपर, ये दो अपवाद हैं, बहुत पूछे भी जाते हैं। इनका ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये और ये ध्यान दीजिए। यदि इसके 3D तो हम यहाँ लिखें अलग से, ये देखिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, ये 4 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। यदि इस पांचवें में भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो पांचों में सममिति आ जाएगा, सिमेट्री आ जाएगा, एक जैसे पांचों ऑर्बिटल हो जाएंगे। इसको कहा जाता है अर्धपूरित अवस्था, आधा भी और पूरा भी, मतलब आधा आधा भरा रहेगा लेकिन सभी में। यहाँ भी पूरी तरह से खाली है, इसकी क्षमता 2 की है तो आधा भरा है, इसकी क्षमता 2 की है, आधा इसमें आधा इसमें आधा। तो ये चाहता है कि मेरे को भी आधा मिल जाए, रोने लगता है। डी का जो dz स्क्वायर है, ये बोलता है मुझे भी एक चाहिए। तो एडिशनल स्टेबिलिटी लाने के लिए ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि अर्धपूरित अवस्था ज़्यादा स्थायी रहता है, परमाणु को स्टेबिलिटी देता है। तो ज़्यादा स्थायी रहने के चलते 4s का एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है। ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन ये वाला जो है, ये ऐसा ना हो करके इसका हो जाता है 3d5 4s1। ये है क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इधर पहले वाला जो है वैसे ही रहेगा, यहीं पे अंतर है। तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन अब किसमें आ गया, इसमें आ गया, ये हो गया अर्धपूरित अवस्था। पांचों ऑर्बिटल आधे आधे भर गए, बराबर से बट गए, सममिति सिमेट्री आ जाता है, तो उसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलता है। ठीक है। और इनके मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से ये देखा गया है कि कितने इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, उसके हिसाब से इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा था। तो यहाँ से भी उससे भी पता चला कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और स्टेबिलिटी के चलते इसको इस तरह से इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं। इसी तरह से आप देखते हैं इस वाले केस में, कॉपर के केस में 3d और ये हमारा 4s। अभी जो हम सोच रहे हैं, जैसा हम अभी तक रूल पढ़े हैं उसके हिसाब से ऐसे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसमें 9 इलेक्ट्रॉन, इसमें 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ये फिर सिमेट्री इसमें सममिति नहीं है, ये पूरा भरा है, ये पूरा भरा है, ये पूरा भरा है, ये पूरा भरा है। लास्ट वाला फिर करता है, रोता है, मेरे को भी एक और दो, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है या पाया जाता है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। तो ये इसमें अब सिमेट्री आ गई, देखिए सममिति आ गया, सारे के सारे ऑर्बिटल पूरा भर गए। तो इसको कहा जाता है पूर्ण पूरित अवस्था, फुलफिल्ड है। तो ये ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है। अब इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से, ये भी युग्मित है, 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 पेयर्ड है, सब जोड़ी जोड़ी हैं, सब में समान एक जैसा गुण है, सब एक दूसरे से मस्त फुल अट्रैक्शन से बंधे हुए, ज़्यादा स्टेबल है।
और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसमें सिंगल होता है। तो कॉपर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वगैरह से ये पता चला एक्सपेरिमेंटली कि यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है या होना चाहिए। तो इसका किताब में आंसर जो लिखा रहता है वो यही कहता है कि पहला तो इनमें सममिति आ जाती है, जिसके चलते स्टेबिलिटी आता है, और अर्धपूरित अवस्था और पूर्ण पूरित अवस्था होने की वजह से ज़्यादा स्थायी हो जाते हैं और ज़्यादा स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये दोनों, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब ऐसा न रह करके होता है 3d 10 और 4s1 ये। तो कॉपर के लिए इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है और इसके लिए इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। एक बहुत ही मज़ेदार 2 लाइन याद आता है मुझे, आप लोगों को बता दूं। ये जो सभी में बराबर बंटवारा करने की बात आ रही है, बराबर बंटवारा सामान्य शब्दों में समझने के लिए हम देखिए व्यवहारिक शब्दों का, व्यवहारिक उदाहरणों का प्रयोग मैं इसीलिए करता हूँ ताकि आसानी से आपके समझ में आ जाए। बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक शब्दावली या लिटरेचर वर्ड या यूज़ न करते हुए सिंप्लीफाइड वर्जन का यूज़ करता हूँ। मैं बहुत ही सरल शब्दों में या सरल भाषा में व्यवहारिक उदाहरण से दे करके समझाने की कोशिश करता हूँ और आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस तरह से बंटवारा से मुझे 2 लाइन याद आता है। भारतीय संस्कृति की विशेषता शायद आप लोगों ने कभी सुनी नहीं होगी, मज़ा आ जाएगा। भारतीय संस्कृति की एक विशेषता आप लोगों ने सुनी होगी, अनेकता में एकता। इतनी सारी भिन्नताएं हमारे यहाँ, अलग अलग रंग रूप वेशभूषा खान पान रहन सहन त्यौहार तीज सब अलग अलग भिन्नताएं, फिर भी हम भारतवासी एक हैं। तो ये जो बराबर बंटवारा करने से मुझे याद आया कि हमारी भारतीय संस्कृति की बेहतरीन लाइन में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब हम 4 रोटी खाते हैं तो ये हमारी प्रकृति है। प्रकृति का मतलब नॉर्मल रूटीन है रोज का, और 4 की गिनती को लिख के या फिक्स नहीं करना है, एक सामान्य बात कहा गया कि 4 रोटी खाने से पेट भर जाता है। तो ध्यान दीजिए कि जब हम 4 रोटी खाते हैं तो यह हमारी प्रकृति है, और जब हम 8 रोटी खाते हैं तो ये हमारी विकृति है। विकृति का मतलब भाई रोज जो आदमी 4 रोटी खाता है, अचानक आज 8 रोटी खा रहा है, मतलब कुछ न कुछ डिफेक्ट आ गया है। इतना ज़्यादा भूखा क्यों है, इतना ज़्यादा खा क्यों रहा है, कुछ न कुछ उसमें एबनॉर्मल उसके बॉडी में है, उसको विकृति बोल दिया जाएगा। तो बंदी का किया जा रहा है, ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि जब हम 4 रोटी खाते हैं तो ये हमारी प्रकृति है, जब हम 8 रोटी खाते हैं तो ये हमारी विकृति है, पर जब 4 रोटी को एक एक बांट करके खाते हैं तो ये हमारी संस्कृति है। तालियां। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। शायद भारतीय संस्कृति को ही देख करके ये भी अपनाए होंगे, या साइंटिस्ट को लगा होगा, ये मेरी फीलिंग है, या इससे हम भारतीय संस्कृति को हम देख सकते हैं। भारतीय संस्कृति का झलक दिखता है कि सभी बराबर बराबर बांट लेते हैं तो सब के सब खुश हैं, अच्छे से हैं, सममिति में हैं, स्थायी हैं। यहाँ पर भी सब 2-2 रोटी बराबर बांट लिए, ज़्यादा स्थायी है। 2-2 रोटी बांट लिए, सब खुश हैं, ज़्यादा स्थायी हैं। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखा जाता है। ये 30 तक का लिखना मैं बता दिया हूँ, सफिशिएंट है। 2 बार 3 बार आप लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इसी भारतीय संस्कृति के हमारी नई परिभाषा के साथ, बेहतरीन 2 लाइन के साथ, इसी खुशनुमा नोट के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक गुड बाय, गुड लक।